डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में रहेगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका प्रतिपादन किसने किया था, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे जो क्षारक होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का। उसके बाद में थोड़े से दो टॉपिक और रहते हैं, वो आता है अनुलेखन बोलते हैं और अनुवादन, वो इसी के अंदर ही आ जाता है। वैसे डीएनए की स्ट्रक्चर अपने जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उसका क्या है, लास्ट टॉपिक है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या था, तो फर्स्ट आता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किसने किया था। तो दो वैज्ञानिक थे, एक वाटसन, दूसरा क्रिक बोल देते हैं। वाटसन व क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किया था, दी थी, ऐसे बोल सकते हो। यानी डीएनए की संरचना का जो खोज है अपने कह सकते हैं कि कौन से वैज्ञानिकों ने दी थी। तो एक तो था जेम्स वाटसन, दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने क्या किया था, एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से, कौन से अध्ययन से, एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से, एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से किसका प्रतिपादन किया था, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किया था। एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से किसका प्रतिपादन किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। डीएनए की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होती है, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो द्विकुंडलीनुमा होती है, मतलब डबल हेलिक्स संरचना होती है। इसे क्या बोल सकते हैं अपने, डीएनए की द्विकुंडलीनुमा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर डबल हेलिक्स संरचना बोल सकते हैं। द्विकुंडलीनुमा संरचना बोल सकते हैं या फिर डबल हेलिक्स संरचना बोल सकते हैं। डबल हेलिक्स संरचना भी क्या कह सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं और हिंदी में इसे द्विकुंडलीनुमा संरचना बोल देते हैं। डीएनए की जो संरचना का जो प्रतिपादन था वो किसके द्वारा किया गया था, वाटसन व क्रिक द्वारा किया गया था। किस प्रकार से किया था, तो उन्होंने क्या किया, डीएनए का एक अणु लिया या डीएनए के जो पार्टिकल्स है उनको लिया, फिर उसके अंदर क्या किया, उन्होंने एक्स किरण विवर्तन से उनका अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने कहा कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलीनुमा संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है डीएनए की, तो द्विकुंडलीनुमा संरचना होती है, जिसे अपने डबल हेलिक्स भी कह देते हैं। इस संरचना का प्रतिपादन कब किया था, तो 1953 में किया था। अब ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, तो वाटसन व क्रिक द्वारा किया गया था। किस प्रकार के अध्ययन से उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना का प्रतिपादन किया था, तो एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से उन्होंने क्या किया था, डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1953 में किया था। ये चीजें आपको कहां पर यूज होगी, जब आप पीएमटी इनके एग्जाम दोगे तब ये पूछी जाती है। और वैसे भी अपने एग्जामों में जो 12th के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम लिखिए। तो वाटसन व क्रिक, इसे वाटसन व क्रिक की भी क्या बोल देते हैं, संरचना बोल देते हैं या फिर द्विकुंडलीनुमा संरचना भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना कि जो डीएनए की द्विकुंडलीनुमा संरचना है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वाटसन व क्रिक द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बताया क्या कि डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है। तो उन्होंने कहा कि जो डीएनए की संरचना होती है, तो डीएनए में जो अणु होता है, डीएनए का जो अणु होता है, डीएनए का जो अणु होता है, दो लट बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड के क्रम में होता है, क्रम में होता है। अब ये लट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अपनों ने जो रस्सी देखा, एक बड़ा सा रस्सा होता है, उस रस्से के अंदर किस प्रकार से रस्से आपस में क्या रहते हैं, गुंथे हुए रहते हैं ना, लट के आकार के नुमा। तो ये कहता है कि जब अपने किसी डीएनए की संरचना देखते हैं तो उस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, इसी प्रकार के दो लट के क्रम होते हैं जो एक अक्ष पर, मान लो ये क्या अपनी एक अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर क्या रहते हैं, कुंडलीनुमा रहते हैं। इस अक्ष के चारों ओर कुंडलीनुमा इस प्रकार से क्या रहते हैं, ये डीएनए के दो लट रहते हैं। इन लट को क्या बोल देते हैं या फिर इन स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं।
मतलब प्रत्येक जो ये लठ होता है, मतलब एक ये स्ट्रक्चर होती है, ये जो सर्पिलाकार आकृति है, ये क्या है अपना एक स्ट्रैंड है। इसे क्या बोल देते हैं? स्ट्रैंड बोल देते हैं या फिर लठ बोल देते हैं। जिस प्रकार से रस्से के अंदर होता है ना, गुंथे हुए रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसी प्रकार से क्या होता है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड आपस में क्या रहते हैं? गुंथे हुए रहते हैं। जैसे एक अक्ष मान लिया अपनों ने, इस अक्ष के दोनों चारों ओर अपनों ने क्या कर दिया? इन जो लठ थे या स्टैंडर्ड थे, इनको क्या कर दिया? गूंथ दिया। किस टाइप से? तो सर्पिलाकार आकार से क्या कर दिया अपनों ने? इसे इसके साथ जोड़ के दिखा दिया। ये जो एक स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को अपने क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। अर्थात जो डीएनए की संरचना देखते हैं तो उस डीएनए की संरचना के अंदर क्या होता है? एक सर्पिलाकार श्रृंखला होती है, एक सर्पिलाकार श्रृंखला होती है और उसी के साथ में एक दूसरी सर्पिलाकार श्रृंखला रहती है। इस सर्पिलाकार श्रृंखला को क्या कह देते हैं? लठ भी बोल देते हैं या फिर स्ट्रैंड बोल देते हैं। और ये बनी किसकी होती है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है। मतलब ये जो सर्पिलाकार संरचना है, ये किसको व्यक्त करती है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को व्यक्त करती है। ये किसको व्यक्त करती है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को व्यक्त करती है। अब ये होते क्या है? तो ये अपने मान लेते हैं कि ये कोई अक्ष ले लिया, उस अक्ष के चारों ओर ये क्या हो गए? सर्पिलाकार क्रम में क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत क्रम में जुड़ गए। एक दूसरे के विपरीत क्रम में कैसे? कि जैसे यहाँ से 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये कौन सा आ जाएगा? 5। और यहाँ पर कौन सा है? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस क्रम से क्या रहते हैं? ये विपरीत क्रम में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। और कैसे जुड़े हुए रहते हैं? तो ये जो अपने कह सकते हैं, ये जो सर्पिलाकार श्रृंखला है, या आपस में कौन से बंध से? तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए रहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनेगा? तो अपने को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो संरचना बनाते हैं, अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो संरचना बनाते हैं, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या होता है? अपने को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है वो किसके द्वारा बनती है? क्षारक, शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल द्वारा क्या होती है? बनी हुई रहती है। कैसे? अपने देखते हैं कि क्षारक, फिर उसके बाद में फास्फोडाइएस्टर का बंध होता है, फिर क्षारक होता है, फिर फास्फोडाइएस्टर का बंध होता है, फिर क्षारक होता है, फिर फास्फोडाइएस्टर का बंध होता है। और इस क्षारक के साथ शर्करा होती है, फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, शर्करा होती है, फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, शर्करा होती है, फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। शर्करा के साथ में अपने को पता है एक क्षारक जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर अपने पढ़ क्या रहे हैं? डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए में कौन सी क्षारक होती है? अपने को पता है एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, थाइमिन होती है और साइटोसिन होती है। ये चार क्या होती है? क्षार होती है। तो क्षार के साथ में शर्करा के साथ में हमेशा क्या जुड़ती है? अपने को पता है क्षार जुड़ती है। मान लो इसके साथ एडेनिन जुड़ गई तो इसके साथ में थाइमिन, इसके साथ में साइटोसिन, और एक के साथ में और क्या कर दिया मैंने? एस ले लिया और क्या जोड़ दिया? गुआनिन को जोड़ दिया। उसी क्रम में मैंने क्या लिया? दूसरी एक शर्करा, फिर फास्फोडाइएस्टर बंध, फिर शर्करा, फिर फास्फोडाइएस्टर बंध, फिर शर्करा, फिर फास्फोडाइएस्टर बंध और फिर शर्करा ले लिया। अपने को पता है शर्करा के साथ में जुड़ेगी क्या? इस क्रम की मतलब क्षार ही जुड़ेगी। क्षार यहाँ पर क्या कर लिया मैंने? इस क्रम का विपरीत लिख दिया। मतलब टी था, इसके साथ में ए लिख दिया, फिर टी के सामने ए लिख दिया, फिर सी के सामने जी लिख दिया, फिर एस के सामने मैंने क्या लिख दिया? इस जी के सामने सी लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? तो क्योंकि डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना में जो क्षारक होते हैं आपस में, वो क्षारक क्या रहते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो डीएनए की संरचना का जब अध्ययन किया था तब देखा था तो हमेशा एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ में, तथा गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ में क्या रहता है? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में अपने को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनेगी कैसे? शर्करा आपस में जुड़ती जाएंगी कौन से? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। और अपने को पता है शर्करा के साथ में क्या जुड़ती है? ये क्षार जुड़ती है। कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यही मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने बना दिया, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना दी। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला ये रही, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मैंने ये बना दी। उसके साथ में मैंने क्या कर दिया? ये मान लो यहाँ से क्या चलता आ रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ, इसे सल्फ यानी शर्करा, फिर फास्फोरस, फिर शर्करा, फिर फास्फोरस, ऐसे बंध क्या होते जा रहे? बनते जा रहे हैं। मतलब आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनेगी तो ऐसे ही बनेगी ना।
क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपनों ने बनाया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, शर्करा होती है जो किसके साथ में, दूसरी शर्करा के साथ कैसे जुड़ती है, तो वो कौन से बंध से जुड़ती है, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती है। यहाँ पर शर्करा आपस में क्या होती जा रही है, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती जा रही है। और शर्करा के साथ में अपनों ने बनाया था, इस टाइप से संरचना बनाई थी, OH H OH H H, उसके साथ में क्या लिखा था, CH2 OH, फिर यहाँ पर H लिखा था, फिर यहाँ पर शर्करा लिखा था, इसके ऊपर अपनों ने क्या दिखाया था, यहाँ पर फास्फोरस को अपनों ने क्या कर दिया था, अटैच करके दिखा दिया था। ऐसे बंद बनाया था ना अपनों ने, वही क्या किया मैंने यहाँ पर बनाया कि एक शर्करा है, शर्करा के साथ में दूसरी शर्करा कैसे जुड़ेगी, इसके साथ ही जुड़ेगी। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 नंबर हटा देंगे क्योंकि डीएनए पढ़ रहे हैं। 3 नंबर के साथ में क्या कर देंगे, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर देंगे। और किसका निर्माण कर लेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला का निर्माण इसी क्रम में मैंने क्या किया। जैसे शर्करा के बाद में फास्फोडाइएस्टर बंध से दूसरी शर्करा जोड़ दी, फिर शर्करा के साथ में फास्फोडाइएस्टर बंध से दूसरी शर्करा जोड़ दी। ऐसे करते हुए मैंने किसका निर्माण कर लिया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर लिया। फिर अपने को पता है कि शर्करा के साथ में एक क्षारक जुड़ती है। यहाँ पर क्षारक कौन सी भी हो सकती है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो मैंने क्रम में ले लिया, एडेनिन ले लिया, फिर थाइमिन ले लिया, फिर साइटोसिन ले लिया, फिर ग्वानिन ले लिया। ये 4 ही शर्करा क्या होती है, अपने को पता है डीएनए में प्रेजेंट होती है। डीएनए में कौन सी 4 शर्करा होती है, तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होती है। जबकि आरएनए में क्या हो जाता है, थाइमिन हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ये देखा था अपनों ने। तो ये डीएनए की जब डबल हेलिक्स संरचना खोजी गई थी, देखा गया था, तो उसमें पाया गया था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, तथा साइटोसिन हमेशा किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा कितने, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर से चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाओ तो एक तरफ आपको बनाना क्या है, 2 सर्पिलाकार श्रृंखला बनानी है, उसमें ये चारों क्रम लिखते जाना है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे चारों क्रम लिखते जाना है। उसके अपोजिट इसके लिखते जाना है, क्योंकि डीएनए में हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा। ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ रहा है, ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ रहा है। मतलब जोड़ रहा अपने को ग्वानिन और साइटोसिन को है। कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध दिखाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध दिखाने हैं। जैसे यहाँ पर एडेनिन है और उसके सामने क्या है, थाइमिन है, तो कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। फिर थाइमिन है, फिर एडेनिन है, तो कितने, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। फिर ग्वानिन है और इधर क्या है, साइटोसिन, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बंध से। और उसके बाद में साइटोसिन और ग्वानिन तो 3 हाइड्रोजन बंध से। फिर एडेनिन, थाइमिन 2-2 हाइड्रोजन बंध चलता जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करनी है, अपने को संरचना का निर्माण करना है। 2 हाइड्रोजन बंध, ये 3 हाइड्रोजन बंध, ये 3 हाइड्रोजन बंध, ये 2 हाइड्रोजन बंध। ये क्या होगी, अपने डीएनए की संरचना होगी। बस इतना सा अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है डीएनए की संरचना में। और एक थोड़ी सी बेसिक चीज ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, फास्फोडाइएस्टर बंध से क्या होती जाती है, अपने को पता है कि शर्करा की इकाइयां आपस में जुड़ती जाती है। शर्करा की इकाइयां कौन से बंध से जुड़ती जाती है, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती जाती है। और क्षारक आपस में कौन से बंध से जुड़ेंगे, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे। अपनों ने जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखा था, तो देखा था कि जो शर्करा के अणु है वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध से क्या होते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। और किसका निर्माण करते जा रहे थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते जा रहे थे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाता था, अपना डीएनए कहलाता था या न्यूक्लिक अम्ल कहलाता था। तो इसमें है क्या, जो फास्फोडाइएस्टर बंध के साथ में जो एक शर्करा की कह सकते हैं कि एक जो रेखा बनी है, इस रेखा को अपने क्या बोल देते हैं, मेरुदंड बोल देते हैं। मेरुदंड बोल देते हैं। मेरुदंड कैसे बोल देते हैं, ये न्यूक्लिक अम्लों की क्या होती है, मेरुदंड होती है। जो फास्फोडाइएस्टर बंध से एक शर्करा का, यानी शर्करा फिर फास्फोडाइएस्टर बंध,
फिर शर्करा, फिर फास्फोडाइएस्टर बंध। और शर्करा के साथ में ये जो एक श्रृंखला बनी है, ये क्या हो रही है, मेरुदंड की भांति यानी बैकबोन की तरह क्या करती है, इसके अंदर दिखाई देती है। बैकबोन जैसे अपने शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक टाइप से क्या करती है, श्रृंखला बनाती है, एक सीधी यानी सीधे टाइप से अपने को रहने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है, यानी एक टाइप से एक सीधी श्रृंखला का क्या करती है, निर्माण करती है। उसके साथ में जो शाखाएं निकलती हैं, जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ में क्या निकलती जाती है, अन्य छोटी छोटी हड्डियां निकलती जाती है ना, उसी प्रकार से ये छोटी छोटी हड्डियां यहाँ पर क्या है, शर्करा है। जैसे यहाँ क्या चीज है, सॉरी, क्षार है। जैसे ये एक मेरुदंड हो गया अपना, इस मेरुदंड के साथ में क्या निकलती जा रही है, क्षारक जुड़े हुए हैं। और ये क्षारक आपस में कौन से बंध से जुड़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या होता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में जो शर्करा होती है वो आपस में फास्फोरस डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर क्या करती है, डीएनए के एक मेरुदंड का निर्माण करती है। और उसके अंदर जो ये क्षारक होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहते हैं, शाखा के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। हाइड्रोजन बंध कौन सा होता है, तो एडेनिन और थाइमिन के हमेशा क्या रहते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन हमेशा कितने, तो 3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ये डीएनए की क्या होती है, संरचना होती है। डीएनए के जब अपने एक पूरा फेरा देखते हैं, मतलब यहां से अपनों ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड को और यहां पर लाके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब जहां से अपनों ने स्टार्ट किया, एक रेखा बनाते हैं ना, यहां से लेके अपने कह सकते हैं यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसे रोक दिया। तो ये पूरा जो फेरा होता है डीएनए के अणु का, डीएनए के अणु में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो एक पूरा फेरा होता है, उस फेरे की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना कि डीएनए के अणु में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब अपना पूरा चक्कर कहां से पूरा कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अपनों ने क्या कर दिया, इसे रोक दी। ये पूरे एक फेरे का निर्माण कर लिया। ये दूरी कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और 2 क्षारक युग्मों के बीच में, मतलब ये क्या है, क्षारक है और ये क्या है, एक क्षारक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे इसके बीच की दूरी देखेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी। किसके बीच में देख रहे हैं अपने, एडेनिन और साइटोसिन के बीच में, या फिर थाइमिन या एडेनिन के बीच में, कोई भी 2 क्षारक युग्मों के बीच की दूरी चेक करेंगे। क्षारक युग्म मतलब इनके बीच की दूरी देखनी है अपने को। इनके बीच की दूरी कितनी बता रहा है, तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम बता रहे हैं। और इसका व्यास कितना होता है, इनके बीच की दूरी मतलब इनका व्यास, एक ये पूरा बोल सकते हैं, इनका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इनका क्या होता है, व्यास होता है। ये भी थोड़ी सी चीज अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी, 2 होगी, वो दोनों श्रृंखला आपस में कैसे, एक जैसे रस्सा गुंदा होता है उस प्रकार से क्या रहते हैं, ये गुंथे हुए रहते हैं। गुंथे हुए का मतलब यहाँ पर सर्पिलाकार से या कुंडलीनुमा हो जाते हैं। ये दोनों कुंडलीनुमा होकर क्या करते हैं, एक यानी एक डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एडेनिन और थाइमिन हमेशा आपस में क्या रहते हैं, डबल बॉन्डेड यानी 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जबकि गुआनिन और साइटोसिन हमेशा कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में अपनों ने देखा है कि शर्करा फास्फोडाइएस्टर बंध से क्या होती जाती है, अन्य जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनके साथ में जुड़ती जाती है और किसका निर्माण करती जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती जाती है। इसलिए शर्करा आपस में जब फास्फोडाइएस्टर बंध से द्वारा क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है, तो एक काल्पनिक मेरुदंड का निर्माण करती है। जैसे अपने पृथ्वी की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच की अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, काल्पनिक एक रेखा खींच देते हैं, और वो क्या कर देती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। उसी प्रकार से ये जो डीएनए की संरचना देखती है, तो डीएनए की संरचना में एक काल्पनिक रेखा होती है, जो काल्पनिक रेखा मतलब मेरुदंड बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, जो हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी भांति क्या होती है, ये यहाँ पर होती है। तो ये मेरुदंड का निर्माण कौन करती है, शर्करा करती है। कैसे करती है, तो आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। अब ये शर्करा के साथ में अपने को पता है कि क्षारक हमेशा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है।
और ये क्षारक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के क्षारक के साथ में क्या रहता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। और ये हाइड्रोजन बंध कौन से होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर लास्ट थोड़ी सी इनकी क्या रखनी है, लेंथ के बारे में भी ध्यान रखना है कि एक फेरे की लंबाई कितनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डीएनए में, तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और इनका व्यास कितना होता है, एक फेरे का व्यास, तो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। एक फेरे के अंदर, यानी ये एक फेरा बोल सकते हैं, इस फेरे के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के युग्म होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड के युग्म होते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कब बनेगी, जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ेगी। अब कितनी इकाइयां होती है एक फेरे के अंदर, तो 10 होती है, 10 युग्म होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां पूछ ले तो टोटल 20 होगी, अगर युग्म पूछ ले एक फेरे के अंदर तो कितने होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड के क्या होंगे, युग्म होंगे। कौन से फेरे में, तो एक फेरे की बात कर रही। यहाँ तक टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड के युग्म होते हैं, तो 10 होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां पूछ ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल कितना निकलाएगा, 20 निकलाएगा। मतलब 20 क्या होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक फेरे के अंदर। ठीक है, तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर थी। उस डीएनए की स्ट्रक्चर में कुछ थोड़े से पॉइंट और रह जाते हैं कि मनुष्य के अंदर जब अपने देख रहे हैं कि एडेनिन हमेशा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन हमेशा किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ रहा है। मतलब एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध है, तो 2 हाइड्रोजन बंध है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बंध है, तो अपने को पता है कि 3 हाइड्रोजन बंध है। ये अपनों ने अभी अभी देखा है, डीएनए की संरचना में ये होता है। ये क्या है, बंधों की संख्या। कौन से बंधों की संख्या, तो हाइड्रोजन बंध की संख्या। तो अब जब मनुष्य के अंदर क्या करते हैं, एडेनिन A+T, मतलब एडेनिन और थाइमिन और G+C यानी ग्वानिन और साइटोसिन का जब अनुपात निकालते हैं, तो ये अनुपात निकल के आता है अपना 1.52। 1.52 मनुष्य में क्या रहता है, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का क्या रहता है, अनुपात रहता है। ऐसे बोल सकते हो एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात कितना रहता है, तो 1 अनुपात, यानी 1.52 रहता है। 1.52 क्या रहता है, इनका रेशो रहता है। तो इससे अपने को ये रिजल्ट निकलता है कि मनुष्य के अंदर क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन क्षारक की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। किसकी तुलना में, ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में। ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ये 1 से ग्रेटर देन कब हो सकता है, अपने को पता है कि 1 से ग्रेटर देन ये तभी हो सकता है 3 और 2। ये किसके बराबर आता है, 1.5 के। 1.5 के बराबर आता है, लम्स हमारे इसके इक्वल। मतलब 3 क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 2 से। तो अपने कह सकते हैं कि A+T की वैल्यू होती है वो किससे ज्यादा होती है, G+C से ज्यादा होती है। मतलब एडेनिन और थाइमिन की जो मात्रा होती है मनुष्य के अंदर, वो ग्वानिन और साइटोसिन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। फिर थोड़ी एक चीज ये और आती है, इनका अनुपात देख लें, मतलब A-T, और दूसरा अनुपात कौन सा होगा, G और C। मतलब एडेनिन और थाइमिन का अनुपात, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात हमेशा क्या रहता है, बराबर ही रहता है। क्या अनुपात रहता है, 1:1 रहता है। मतलब मात्रा दोनों में क्या रहती है, समान रहती है। ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन से क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ऐसे नहीं कर सकते अपने एडेनिन और ग्वानिन ये अपने 1:1 नहीं बोल सकते। ओनली जो अपने देख रहे हैं कि एडेनिन और थाइमिन क्या रह सकता है, एडेनिन और थाइमिन का अनुपात, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात क्या रह सकता है, 1:1 रह सकता है। मतलब ये मात्रा दोनों वाली क्या हो सकती है, समान हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 हो सकती है, ये कितने हो सकते हैं, तो नीचे वाले 4 + 4 हो सकते हैं। लेकिन ये 4 और 5 अपने को पता है कि इक्वल नहीं हो सकते। तो ये थोड़ी सी चीज भी ध्यान रखनी है कि किसी मनुष्य के अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए के अंदर क्या रहता है कि एडेनिन
और थाइमिन की मात्रा ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जब इनका रेशो निकाला जाता है तो रेशो कितना आता है, 1:5:2 आता है। जबकि दूसरी तरफ कह सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन का अनुपात, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात मनुष्य में क्या रहता है, समान रहता है। ये डीएनए की पूरी संरचना थी अपनी, इससे आगे कुछ नहीं है डीएनए में, बस यही पूछा जाता है मनुष्य के अंदर एडेनिन, थाइमिन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो कितना होता है। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को समझाइए। वो संरचना बनानी होगी, उसके बाद में 2 बॉन्डिंग दिखानी होगी, और बॉन्डिंग दिखाते हुए अपने को ये बोलना होगा कि एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्डेड होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। थोड़ी सी इनकी बेसिक जानकारी बता देंगे कि इतना क्या होता है, इनकी लेंथ होती है, इतने क्षारक युग्मन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये डीएनए की संरचना में अपने को बताना है, ठीक है। आरएनए की संरचना में कुछ नहीं होता। आरएनए की संरचना देखते हैं जब अपने, आरएनए की संरचना एक सिंगल हेलिक्स होती है, मतलब एक कुंडलीनुमा होती है, द्विकुंडलीनुमा नहीं होती, एक सर्पिलाकार की बोल सकते हैं अपने। जैसे अपनों ने डीएनए की संरचना तो ऐसे देखी थी, लेकिन इसकी संरचना क्या होती है, एक नुमा ही होती है। इसके अंदर क्या रहते हैं आपस में, ऐसे क्या रहती है, सर्पिलाकार आकृति में रहती है। और सर्पिलाकार आकृति में रहने के बाद में क्या होता है, अपने को पता है कि ये शर्करा फास्फोरस, शर्करा फास्फोरस, शर्करा फास्फोरस, शर्करा फास्फोरस, शर्करा फास्फोरस, शर्करा फास्फोरस, मतलब शर्करा आपस में क्या होती जाएगी, फास्फोरस डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ती जाएगी। और इस शर्करा के साथ में अपने को पता रहता है कि एडेनिन जुड़ सकता है, और इस शर्करा के साथ में क्या जुड़ सकता है, ग्वानिन जुड़ सकता है। फिर इसके साथ में क्या जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है, और इसके साथ क्या जुड़ सकता है, यूरेसिल जुड़ सकता है, और इसके साथ फिर एडेनिन, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, ग्वानिन। ऐसे क्या होता जाएगा, क्रम चलता जाएगा। मतलब इसके अंदर जो क्षार पाई जाएगी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 क्या पाई जाएगी, इसके अंदर क्षार पाए जाएंगे। ये आपस में क्या होंगे, फिर बंध द्वारा जुड़ेंगे। ये आपस में क्या होंगी, बंध द्वारा जुड़ेगी। कौन सा बंध होगा ये अपने को ध्यान में नहीं रखना, बस हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होगी, ये जुड़ेंगी। हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसके अंदर क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। जहां पर डीएनए में क्या पाया जा रहा था, यू की जगह पर थाइमिन पाया जा रहा था। और डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स थी, जबकि इसकी संरचना सिंगल हेलिक्स होती है, मतलब एक सर्पिलाकार के रूप में होती है। जैसे अपनों ने किसकी संरचना बनाई थी, तो प्रोटीन की एक हेलिक्स संरचना बनाई थी ना, जिसके अंदर अपनों ने हाइड्रोजन बंध द्वारा जोड़ के दिखाया था। उसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। क्यों, क्योंकि ये निर्माण किसका करती है, आरएनए होता है। अपने को पता है कि इसका यूज कहां पर किया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है। यही क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, यही प्रोटीन का निर्माण करती है। देखा था डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। और आरएनए क्या करता है, ये आरएनए प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। यही चीज होता है। तो प्रोटीन की संरचना अपनों ने देखी थी, सर्पिलाकार यानी एक हेलिक्स संरचना देखी थी। तो ये हेलिक्स संरचना की तरह क्या होती है, यानी जो आरएनए होता है, आरएनए की संरचना होती है। इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कैसे बनेगी, तो शर्करा फास्फोडाइएस्टर बंध से दूसरी शर्करा से जुड़ती जाएगी, और इस शर्करा के साथ में क्या होते जाएंगे, क्षारक अटैच होते जाएंगे। मतलब न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर किसका निर्माण कर लेगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेगी। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जो क्षारक होंगे, वो क्षारक आपस में क्या होते जाएंगे, हाइड्रोजन बंध से जुड़ते जाएंगे। जबकि प्रोटीन में क्या था, प्रोटीन के अंदर विभिन्न टाइप के अमीनो अम्ल आपस में क्या कर लेते थे, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेते थे। और ये पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला थी, वो एक सांप के आकृति के नुमा, मतलब सर्पिलाकार होकर आपस में क्या करती जा रही थी, हाइड्रोजन बंध से जुड़ती जा रही थी। इसलिए इसकी संरचना क्या रहती है, प्रोटीन के समान रहती है। तो आरएनए में 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है। एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है
और एक कौन सा होता है, आरआरएनए होता है। तो अब थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखना। एमआरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण के लिए ढांचे का निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण के लिए सांचे का निर्माण करता है, निर्माण के लिए टेम्पलेट बोलते हैं जिसे, टेम्पलेट बनाता है, टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मतलब प्रोटीन कैसे बनेगा उसका एक सांचा तैयार करता है ये, कि इस क्रम में क्या होंगे, प्रोटीन जुड़ेंगे। इस एमआरएनए को अपने क्या बोल देते हैं, संदेश वाहक आरएनए बोल देते हैं, संदेश वाहक आरएनए भी बोल देते हैं, संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक आरएनए का मतलब ये आरएनए बताएगा कि प्रोटीन कौन सा बनेगा, हीमोग्लोबिन वाला प्रोटीन बनेगा या एनिलिन वाला प्रोटीन बनेगा या फिर फेनिल प्रोटीन यानी फेनिल वाला प्रोटीन बनेगा, ग्लूबिन वाला प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन मिलेगा, ये इसका डिसाइड कौन करता है, संदेश वाहक करता है। लेकिन संदेश वाहक आरएनए एक संदेश के जरिए होता है कि संदेश भेजा किसने है, तो संदेश भेजने वाला हमेशा कौन सा होता है, डीएनए होता है। वो अपने आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। टीआरएनए होता है, टीआरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल को क्या करता है, एमआरएनए में पहुंचाता है। अमीनो अम्लों को किस में पहुंचाता है, अमीनो अम्लों को एमआरएनए में क्या करता है, भेजता है। क्योंकि अपने को पता है कि अमीनो अम्ल एमआरएनए में जाएंगे तभी क्या होंगे, आपस में ये जुड़ेंगे। और जुड़ने के लिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा क्या करता जाता है, इन अमीनो अम्लों को जोड़ता जाता है। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बंध द्वारा क्या करता जाता है, पेप्टाइड बंध द्वारा क्या करता जाता है, बंध द्वारा विभिन्न अमीनो अम्लों को क्या करता जाता है, जोड़ता जाता है। अमीनो अम्लों का जोड़ने का काम कौन करता है, को जोड़ना। मतलब एमआरएनए ने तो क्या किया, संदेश दिया कि इस टाइप का प्रोटीन बनेगा, इस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, तो उसके लिए जो अमीनो अम्लों की आवश्यकता होगी वो कौन भेजेगा, टीआरएनए भेजेगा। इन अमीनो अम्लों के मध्य जो पेप्टाइड बंध का निर्माण कौन करेगा, तो आरआरएनए करेगा। आरआरएनए को अपने राइबोसोलम आरएनए भी बोल देते हैं, राइबोसोलम आरएनए भी बोल देते हैं, राइबोसोलम आरएनए भी कह देते हैं। और टीआरएनए को अपने अंतवरण आरएनए बोल देते हैं, अंतवरण आरएनए बोल देते हैं। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखना और ये चीजें आराम से समझ आ जाएगी जब सेकंड टॉपिक अपने आप करेंगे, किसका, प्रोटीन का अनुलेखन अनुवादन देखेंगे, डीएनए का अनुलेखन अनुवादन देखेंगे। उसके अंदर ये तीनों टॉपिक अपने को ध्यान आएंगे। डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में। एमआरएनए को टीआरएनए क्या सेंड करेगा, अमीनो अम्ल सेंड करेगा। और ये अमीनो अम्ल किसके द्वारा जुड़ेंगे, फिर आरआरएनए द्वारा क्या होंगे, ये अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। और अमीनो अम्ल जुड़कर अपने को पता है कि एक क्रम का निर्माण करेंगे। अमीनो अम्ल अगर जुड़ गए तो किसका निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया। क्योंकि प्रोटीन होते क्या है, अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। यही चीज अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।